अपने होंठों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाते मैं खुद को बड़े नाज से आईने में देख रही थी। अपने बालों को एक हाथ से पीछे करते मैं देख रही थी कि क्या इन्हें पीछे को रखूं। सुर्ख रंग का घाघरा पहने, छोटी सी चोली, मैंने खूबसूरत जेवरात पहन रखे थे। मेरी अदाएं पूरी हवेली में सबसे अलग थी। मैं आईने में मुस्कुराते हुए खुद को देख रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मेरे हुस्न पर आईना भी मुस्कुरा रहा हो। धीरे धीरे गुनगुनाते हुए मैंने अपना घाघरा ऊपर किया था और फिर अपने चमकते दूधिया पैरों में घुंघरू बांधने लगी। सुना था आज बड़े रईस लोग आने वाले थे। खास मुजरा होने जा रहा था और मुझे इस मुजरे की जीनत बनना था। मेरे अंदर ये आग थी कि जो लोग भी हवेली में रक्स देखने आए, उनकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ मुझ पर जमे। हमेशा की तरह आज भी फिज़ा हर किसी की निगाहों का मरकज़ रहे। मेरे होते हुए किसी और पर किसी की निगाह ठहरती तो मेरे अंदर आग जल उठती थी। मैं इस बात की प्यासी थी कि हर किसी की ज़ुबान मुझे ही सराहे, हर किसी की नज़र में मेरे लिए ही इश्क हो, हर कोई मुझे ही अपना बनाना चाहे, मेरी मोहब्बत में भंवरा बन जाए। मैं किसी शम्मा की तरह हर उस मर्द को जला देना चाहती थी। मेरे साथ रात गुजारने के लिए लाख दो लाख की कीमत देने को मर्द यूं ही चुटकियों में तैयार हो जाया करते थे। ये मेरी जवानी, मेरा हुस्न था। मेरी एक अदा पर हज़ारों दीवाने मर मिटते थे और इसी बात का मुझे गुरूर था। पूरी तरह तैयार होकर मैंने अपनी बरहना कमर पर कमरबंद बांधा था और धीरे से अपनी कमर पर हाथ फेरती आईने में एक आखिरी नज़र डाली। मेरी खूबसूरती की गवाही खिड़की के पार चमकता चांद भी दे सकता था। मैंने अपना कमरा छोड़ा और सीढ़ियाँ उतरने लगी। मेरे पीछे दो मुलाजमाएँ भी थीं जो खास तौर पर मेरे लिए मुख्तस थीं। सीढ़ियाँ उतरते हुए मुझे हाल नज़र आ रहा था जहाँ बहुत से रईसज़ादे बैठे थे। अमीर घरों के ये मर्द बज़ाहिर तो बहुत शरीफ बनते थे, लेकिन उनकी रातें कोठों की ही जीनत थीं। और अब भी ये सब अपनी शराफत का लबादा ओढ़े अपने असल रूप में यहाँ बैठे थे। उनके अंदर की हवस उन्हें उनके बंगलों से निकाल कर इस हवेली की दीवारों में ले आती थी, जहाँ हम जैसी तवाइफें उनका इस्तकबाल करने को तैयार रहती थीं। जो मोहब्बत उन्हें अपने आलीशान बंगलों में ना मिलती थी, उसी की तलाश में इन कोठों के दरवाज़ों पर आ जाया करते थे। हाल में दाखिल होते ही मैंने झुककर एक अदा से सबको सलाम किया था। मेरे सलाम पर वो सब मुस्कुरा उठे थे। हर किसी की नज़रें मेरे वजूद पर जम गई थीं और मैं खुद को आसमान पर महसूस कर रही थी। जानती थी कि इनमें से बहुत से लोग मेरी बोली लगाएंगे और फिर एक बड़ी कीमत अदा करके कोई एक परवाना रात को मेरे बिस्तर तक आएगा। मैंने नीली बेगम की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर भी एक गहरी मुस्कुराहट थी। उन्होंने इशारों में मुझे समझा दिया था कि आज की रात मुझे रक्स में आग लगानी है और इस हवेली की दीवारों को भी नाचने पर मजबूर कर देना है। मैंने दोनों हाथों से अपना घाघरा उठाया और चलते चलते बीच हाल में पहुंच गई। मेरे खुले हुए बाल मेरे सीने को ढांप रहे थे। मैंने दुपट्टा नहीं लिया था और फिर तबले की थाप शुरू हुई और मेरे घुंघरुओं के झनकार के साथ मेरा रक्स भी धीरे धीरे अपने अरूज को पहुंचने लगा। कोई सीटी बजा रहा था तो कोई मेरी खूबसूरती का कसीदा पढ़ रहा था। मैं नाचते नाचते एक एक आदमी के पास जाती और वो मेरे कपड़ों में कहीं ना कहीं नोट फंसा देते। ऐसे ही रक्स करते मैं एक मर्द के पास पहुंची जो तकरीबन 38 साल का था और उसने धीरे से नोटों की एक गड्डी मेरी चोली खींचकर उसमें फंसाई और फिर मैं वापस अपनी जगह पर आ गई। मेरा लिबास नोटों से भर चुका था और नोटों की बारिश अब भी जारी थी। 2 घंटों तक बिना रुके मैंने रक्स किया था और लाखों रुपए मुझ पर निछावर हो चुके थे। 2 घंटे बाद जब मैं थक कर ज़मीन पर बैठी तो हर कोई मुझे दाद दे रहा था। मैंने एक नज़र नीली बेगम पर डाली जो मुंह में पान दबाते मुझे इशारे से मुबारकबाद दे रही थी। मैं जान गई थी कि मैंने महफिल लूट ली है। मेरे पीछे रक्स करने वाली लड़कियों के चेहरे बुझे हुए थे। हर लड़की चाहती थी कि वो मुझसे आगे निकल जाए। हर कोई फ़िज़ा की जगह लेना चाहता था, लेकिन फ़िज़ा को मात देना आसान नहीं था। अपनी इस खूबसूरती पर, इस रक़्स पर मैंने बहुत मेहनत की थी। खुद को एक आला दर्जे की रकासा बनाने के लिए मैंने रात रात भर रक़्स किया था। मुझ जैसी कोई और तवाइफ इस कोठे पर नहीं थी कि जिसके साथ रात गुजारने वाला मर्द अगली रात किसी दीवाने की तरह इसी दहलीज पर तड़प रहा होता। लेकिन मेरी एक आदत थी कि मैं एक बार जिस मर्द को अपना आप सौंप देती, दोबारा उसके लिए कभी हामी न बढ़ती थी। मुझे एक बार खरीदने वाला दोबारा मेरे कमरे में नहीं आ सकता था। मैं एक मर्द को एक ही बार नसीब होती थी। इसीलिए मेरे बहुत से आशिक
बहुत से परवाने रोज़ यहाँ मुझे देखने के लिए आया करते थे। वो बार बार मुझे खरीदने की कोशिश भी करते थे, लेकिन मेरी यही आदत थी कि मैं किसी मर्द को दोबारा करीब नहीं आने देती थी। रक्स ख़त्म होते ही बोली लगना शुरू हुई। रात के 2 बज रहे थे। हर सेठ चाहता था कि वो मेरे साथ रात गुजारे। ऐसे में उसी सेठ ने मेरी सबसे ज़्यादा बोली लगाई, जिसने मेरी चोली में नोट डाले थे। उसने पहले ही लाखों रुपए मुझ पर वार दिए थे और अब वो 4 लाख रुपए के बदले मेरी एक रात खरीदना चाहता था। मेरी इतनी कीमत आज तक किसी ने नहीं लगाई थी, इसीलिए नीली बेगम ने मुझे उसके साथ रात गुजारने की इजाज़त दे दी। मैं मुस्कुराते हुए उस आदमी के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। बाकी सब हसरत भरी निगाहों से हमें देख रहे थे और फिर मैं उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो मेरे साथ साथ था। कमरे में पहुँचते ही मैंने उसे बेड पर बिठाया और दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। ना ही मेरा हाथ कांपा था और ना ही दिल धड़का था। मैं पूरी तरह खुद एतमाद थी, क्योंकि ये मेरा रोज़ का काम था। फिर भला हिचकिचाहट कैसी? उस सेठ की नज़रें मेरे वजूद पर जमी थी, मगर मैं उसे नहीं देख रही थी, बल्कि आईने के आगे खड़े होकर मैंने अपने लटकते भारी ज़ेवरात को उतारा। कानों से भारी झुमके मज़ीद पहने रखना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने खुद को हर उलझन से आज़ाद करवाया और फिर उस सेठ के करीब जाकर अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लिया था। वो नासमझी से मुझे देखने लगा। मैंने इशारे से उसे कमरबंद खोलने को कहा तो वो मुस्कुराते हुए अपने लबों से मेरा कमरबंद खोलने लगा। मेरे वजूद में कोई हलचल ना हुई थी, क्योंकि मुझे इस सब की आदत थी। लेकिन वो 38 साला मर्द बहकने लगा। वो किसी भंवरे की तरह दीवाना हो रहा था, परवाने की तरह चलने को तैयार था। उसने मेरा कमरबंद खोल दिया। मैं थोड़ा सा दुखी तो मेरी चोली का गहरा गला मेरे वजूद की रनाइयों को जाहिर करने लगा और उसकी निगाहें मेरे वजूद के आर पार होने लगीं। मैंने अपना पाँव सेठ के दोनों पैरों पर रखा और उसे घुंघरू खोलने का इशारा किया और अपने घाघरे को मैंने थोड़ा सा ऊपर कर लिया था। वो मेरे घुंघरू उतारने लगा, साथ साथ अपने लबों को मेरे पैरों पर लगाता जाता। उसके चेहरे पर और भी हवस भरी मुस्कुराहट आ गई थी। मैं भी उसे पूरी तरह तड़पाना चाहती थी। मुझे इस खेल में बहुत मज़ा आता था। जब मैं इस कोठे पर आई थी तो सिर्फ 15 साल की थी। उस वक्त मुझे ये दुनिया बहुत भयानक लगती थी। मैंने 1000 बार इस जगह से भागने की कोशिश की थी। मैं यहाँ कैसे आई थी, इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी थी। लेकिन यहाँ आकर मैं पूरी तरह कुछ अरसे बाद ही यहाँ के माहौल में रच बस गई थी। ये रंगीन दुनिया, ये रक्स, ये रंग बिरंगे कपड़े और खूबसूरत ज़ेवरात मुझे बहुत भाते थे। फिर हर रात एक नए मर्द को लभाने के लिए अदाएं दिखाना मेरे लिए एक मज़े का काम था। मुझे इस दुनिया में बहुत कशिश महसूस होने लगी थी। जब पहली बार मैं यहाँ आई थी तो एक मासूम सी बच्ची थी। 2 चोटियाँ बांधे, शलवार कमीज़ चादर ओढ़े मैं किसी गुड़िया जैसी थी। यहाँ जब पहली बार नीली बेगम ने मेरे हाथों में घुंघरू पकड़ाए थे तो मेरे हाथ बुरी तरह कांपे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं ये सब नहीं कर सकती। तब नीली बेगम ने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था कि तू ये सब भी करेगी और एक दिन इस कोठे पर राज भी करेगी। तेरी जैसी शहजादियाँ तो नसीब से मिलती हैं। मैं तो जैसे हीरे को नहीं खोना चाहती। नीली बेगम ने मेरे वजूद से मेरी चादर को खींचकर दूर फेंका था और फिर बड़ी तेज़ी से मेरे गिरेबान को खींचा था। नीली बेगम की इस हरकत पर मैं खौफजदा हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरे वजूद पर हाथ फेरते अपनी उंगलियों को मेरी गर्दन से टच करते वो मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। नीली बेगम ने मुझे देखते ही कहा था कि 15 साल में तू ऐसे क़यामत डाती है तो जब 17-18 की होगी तो कैसे आग लगाएगी। और नीली बेगम की बात सच साबित हुई थी। धीरे धीरे मैं जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ती गई और मेरा हुस्न अपने अरूज को पहुँचने लगा। मेरे नस्वानी हुस्न में ऐसी तब्दीली आई कि मुझे देखने वाला मर्द पलक झपकना भूल जाता, बल्कि अक्सर तो मेरे साथ नाचने वाली लड़कियां खुद भी मेरी बेइंतहा तारीफ कर दिया करती थीं। सबका यही कहना था कि जब फिज़ा के पाँव थिरकते हैं तो फिर दिलों की धड़कनें बंद हो जाती हैं, और इसी बात का मुझे गुरूर होने लगा। शुरू में जब मैंने नीली बेगम के कहने पर रक्स शुरू किया तो मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर पहली बार जब एक महफिल में मुझे नाचना पड़ा तो मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गई। लेकिन उसी रात मेरा सौदा हुआ। मैं थक कर अपने कमरे में पहुंची तो मेरे पीछे ही मेरे गाहक को भेज दिया गया। उसने जिस बुरी तरह मेरे जिस्म को झंझोड़ा था,
میں نے اگلے ہی دن اس حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی۔ مجھے یہ سب کچھ کسی بھیانک خواب کی طرح لگا تھا۔ میں پہلی بار کسی مرد کے لمس سے آشنا ہوئی تھی، لیکن میری بد نصیبی تھی کہ اس کوٹھے پر نیلی بیگم کا راج کہ میں بھاگ نہ سکی، پکڑی گئی۔ اور پھر جب مجھے نیلی بیگم کے قدموں میں پھینکا گیا تو نیلی بیگم میری بات پر ہنسی تھی، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے واپس دوبارہ میرے کمرے میں لے گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا کر نیلی بیگم کہنے لگی، چل اپنے کپڑے ہٹا۔ نیلی بیگم کی بات سن کر میں خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آئیں اور کہنے لگی، چل جلدی کر، دیر کس بات کی ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیوں؟ تو وہ کہنے لگی، میں تجھے آج بتاؤں گی کہ عورت کو تکلیف کب نہیں ہوتی۔ یہ مرد ذات عورت کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، عورت خود مرد ذات کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اسے تکلیف پہنچائے۔ اور پھر نیلی بیگم کے غصے پر میں نے اپنے کپڑوں کو خود ہی ایک طرف پھینک دیا تھا۔ نیلی بیگم نے کہا، بستر پر سکون سے لیٹ جا اور گہری گہری سانسیں لے۔ میں نے نیلی بیگم کی بات پر عمل کیا تو وہ خود مجھ پر جھک گئیں اور کہنے لگیں، یاد رکھنا، تو بلی کی طرح پنجے مارے گی تو اگلا شیر بن جائے گا، تجھے شیرنی بننا ہے۔ کبھی شیرنی کو دیکھا ہے؟ وہ جنگل میں کیسے سکون سے بیٹھتی ہے، اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا، وہ خود کو حالات پر چھوڑ دیتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ حالات اس کی مرضی سے ہی چلیں گے۔ تو بھی اپنے آپ کو ہر مرد کے آگے کسی شیرنی کی طرح پیش کرنا اور پھر دیکھنا وہ خود بھیگی بلی بن جائے گا۔ میرے کان پر جھکے نیلی بیگم دھیرے دھیرے مجھے وہ ادائیں، وہ انداز بتا رہی تھیں جس سے میں کسی مرد کو پوری طرح دیوانہ بنا سکتی تھی۔ نیلی بیگم نے مجھے ہر وہ گر سکھایا تو شاید انہوں نے اس کوٹھے کی کسی دوسری لڑکی کو نہیں سکھایا تھا۔ ان کے لیے میں ان کی شہزادی تھی، بہت خاص، کہ جس کی وجہ سے اس کوٹھے کی قسمت بدلی تھی۔ اس حویلی کی دیواروں میں پیسے کی برسات ہونے لگی تھی، اسی لیے وہ مجھے کسی ہیرے کی طرح تراشنا چاہتی تھیں، اور پھر میں ویسے ہی کرتی چلی گئی جیسے نیلی بیگم نے کہا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے کام سے مزہ لینا سکھایا۔ میں مردوں کو اپنے کمرے تک لاتی تو اس کے بعد میں خود کو ان کے آگے پیش نہ کرتی، بلکہ انہیں مجبور کرتی کہ وہ میرے قریب آئیں۔ میں انہیں کسی دیے کی طرح صرف روشنی دکھاتی اور وہ خود موم بتی کی طرح جل جاتے۔ بیتے 4 سالوں میں بھول گئی تھی کہ میرا اصلی نام کیا ہے، میں کون ہوں، میں یہاں کیسے پہنچی ہوں۔ اگر یاد تھا تو یہی کہ میں ایک مشہور طوائف ہوں، ایک خوبصورت رقاصہ جس کے رقص پر کوئی دیوانہ ہو سکتا تھا۔ میرا نام فضا نیلی بیگم نے رکھا تھا اور میں نے اسی نام کو اپنی زندگی اور پہچان مان لیا تھا۔ میں بھول گئی تھی کہ میرا اصل نام مہنور الطاف تھا اور میں ایک عزت دار گھرانے سے تھی۔ ہم بہت امیر نہیں تھے، لیکن میرے ماں باپ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ہر وہ چیز حاصل کی تھی جو میں چاہتی تھی۔ میرے باپ نے مجھے شہزادیوں کی طرح ہی رکھا تھا، لیکن پھر ایک دن اسکول سے واپسی پر اچانک ایک گاڑی والے نے مجھے گھسیٹ کر اپنی گاڑی میں ڈال لیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا، اور جب ہوش آیا تو میں نے خود کو نیلی بیگم کے کوٹھے پر پایا۔ پھر دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ یہی کوٹھا میری زندگی بن گیا، میری چھت، میرا گھر، سب کچھ یہ حویلی تھی جہاں میں اپنے آپ کو کسی شہزادی کی طرح تصور کرتی تھی۔ آج بھی اپنے کمرے میں آنے والے مرد کے پیروں پر اپنا پیر رکھ کر میں نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے لبوں سے میرے تلوے چاٹے، اپنے آپ کو میرے قدموں میں نچھاور کر دے، اور وہ بالکل کسی دیوانے عاشق کی طرح میرے پیروں سے گھنگرو اتارتے میرے پیروں کو چوم رہا تھا۔ اس نے گھنگرو اتار کر رکھے تو میں ایک ادا سے اس کی گود میں بیٹھ گئی، میری کمر اس کی جانب تھی۔ میں نے ڈوریاں کھولنے کا اشارہ کیا، وہ دھیرے دھیرے میری چولی کی ڈوریوں کو بھی اپنے لبوں سے کھول رہا تھا۔ کبھی وہ اپنے لبوں کے لمس سے میری کمر کو دہکاتا تو کبھی دھیرے دھیرے سے اپنے دانتوں کا نشان چھوڑ دیتا۔ میں جانتی تھی کہ آہستہ آہستہ میں اس پروانے کو جلا رہی ہوں۔ چولی کی ڈوریاں کھلیں تو میں نے چولی کو ڈھیلا کر دیا۔ میں ان طوائفوں میں سے نہیں تھی جو گاہک کو دیکھ کر فوراً ہی خود کو بے لباس کر دیتی ہیں۔ مجھے اپنے گاہک کو ترسانا، اسے تڑپانا آتا تھا۔ میں دھیرے دھیرے محبت کا جام پلا کر ہی اپنا آپ کسی مرد کے حوالے کرتی۔ اس امیر مرد کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا تھا۔ میں نے خود کو چولی سے آزاد نہیں کیا تھا، بلکہ صرف اسے ڈھیلا کیا تھا، اور پھر آہستگی سے میں نے اپنے گھاگرے کی ڈوریاں کھول دیں اور گھاگرا فرش پر گرا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جیسے ہی اپنا پاؤں اٹھا کر اس رئیس زادے کے کاندھے پر رکھا تو وہ میری رانوں کو چومنے لگا، اور پھر چومتے چومتے اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر ایک دم ہی مجھے خود سے دور کر دیا۔ وہ پیچھے ہٹ کر مجھے تک رہا تھا، بالکل ایسے جیسے
उसे करंट लगा हो और मैं उसे हैरत से देख रही थी। आज से पहले मेरे किसी ग्राहक ने ऐसा नहीं किया था। कोई मुझसे दूर नहीं जाना चाहता था, बल्कि ऐसी सिचुएशन में तो मेरा कोई भी ग्राहक मुझे खींचकर खुद से लिपटा लिया करता था। इसीलिए मैं इस मर्द की इस हरकत पर शौक थी। फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपने लबों को हरकत देते मुझसे पूछा, क्या तुम महानूर अल्ताफ़ हो? अल्ताफ़ हबीब की बेटी। ये सुनना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं फटी फटी निगाहों से उस मर्द को देखने लगी जो मुझे मेरे उस नाम से पुकार रहा था जिसे मैं खुद भी भूल चुकी थी। वो मुझे मेरे बाप के नाम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। बहुत तेज़ी से मैंने बिस्तर की चादर को उठाकर अपने वजूद पर डाला था। ऐसा लगा था जैसे किसी बहुत अपने ने मुझे बरहना देख लिया हो। मुझे अपनी इज्जत जाने का खौफ महसूस हुआ था, वो इज्जत जो मेरे पास थी ही नहीं। शायद ये डर मेरे बाप के नाम का था। मैं खुद को छुपाए बस फटी फटी निगाहों से उस मर्द को देख रही थी और फिर मेरे चेहरे के तासुरात से वो जान गया था कि उसने मुझे सही पहचाना है। आंखों में आंसू लिए वो लड़खड़ाते हुए मेरे करीब आया, मुझे बाजुओं से पकड़ा और कहने लगा, क्या तुमने मुझे पहचाना है? मैंने इनकार में सर हिलाया तो वो रोने लगा। कहने लगा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें अगवा करके बेचा था। मैंने तो तुम्हें एक आदमी को फ़रोख्त किया था। शायद उसने तुम्हें इस कोठे पर पहुंचा दिया है। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। मैं अल्ताफ़ का मुजरिम हूँ। मैंने तुम्हारा सारा घर तबाह कर दिया। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गुनाह हो गया। ये कहकर वो मेरे कदमों में बैठकर रोने लगा और मैं बस हक्का बक्का सी उसे देख रही थी। वो कौन था? उसने मुझ पर यह जुल्म क्यों किया था? मैं कुछ भी नहीं जानती। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ा और पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुमने मुझ पर यह सितम क्यों किया? क्यों मुझे मेरे माँ बाप से अलग किया? क्यों मुझे अगवा किया? अपने माजी का जिक्र सुनकर मेरे पुराने ज़ख्म ताज़ा हो गए। मैं अपने इन ज़ख्मों का हिसाब चाहती थी, माजी के इन लम्हों का जब मैं बहुत कर्ब से गुजरी थी। और इस कर्ब से गुजर कर मैं आज एक मशहूर तबाही बनी थी। मुझे हर इस रात का हिसाब चाहिए था जो मैंने बहुत तकलीफ़ में गुजारी थी। और फिर उस मर्द ने रोते हुए मुझे वो कहानी सुनाई जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। इंतकाम की आग में अंधा वो शख्स मुझे मेरी इज्जत समेत भस्म कर गया था। उसने बताया कि वो मेरे बाप का दोस्त था, लेकिन किसी बात पर मेरे अब्बा का उससे झगड़ा हो गया था। बात तो मामूली थी, लेकिन उस मर्द ने इस बात को अपनी अना का मसला बनाया था। वो किसी तरह मेरे अब्बा से बदला लेना चाहता था और फिर वो मौका की तलाश में रहा। उसे बस मेरे अब्बा को परेशान करना था, मेरे अब्बा को नीचा दिखाना था। वो चाहता था कि मेरे अब्बा इस कदर परेशान हों कि उन्हें अपना होश भी ना रहे। वो मेरे अब्बा की खुशियों से खेलना चाहता था और उसे इस बात का इल्म था कि मेरे अब्बा की जान मुझ में है। मैं उनकी इकलौती लाडली बेटी हूँ। बस उसने अब्बा को तंग करने के लिए मुझ पर वार किया और स्कूल से वापसी पर वो मुझे अगवा करके ले गया। उसने सोचा था कि वो शाम तक मुझे रखेगा और फिर वापस छोड़ देगा। उसका इरादा मुझे आगे फ़रोख्त करने का नहीं था। वो तो बस अब्बा को तरपाना चाहता था। लेकिन मेरे अब्बा ने ना सिर्फ पुलिस में कंप्लेन करवा दी, बल्कि अपने किसी जानने वाले से सोर्स लगवा कर हर तरफ पुलिस को दौड़ा दिया था। मेरे अब्बा मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और इसी बात से वो खौफजदा हो गया था। उसे लगा कि अगर वो पकड़ा गया तो फिर वो बच नहीं सकेगा। उसने मुझसे जान छुड़वाने के लिए बेहोशी के आलम में ही एक आदमी के साथ मेरा सौदा कर दिया। लेकिन मुझे अपने घर से निकाल कर उस आदमी के अड्डे तक पहुंचाने के लिए उसे मेरे कपड़े तब्दील करने थे। इसीलिए उसने खुद मेरा यूनिफॉर्म उतारा था और मुझे अपने बेटे का लिबास पहना दिया। उसका बेटा मेरा हम उम्र था। उसने मुझे अपने बेटे जैसा हुलिया दिया और फिर अपनी गाड़ी में डालकर मुझे उस दूसरे आदमी को फ़रोख्त कर दिया। उसका मकसद पैसों का हसूल नहीं, बल्कि मुझसे जान छुड़वाना था। मुझे अगवा करके वो बुरी तरह फंस गया था और इसीलिए उसने मुझे बेच दिया और खुद इस सारे मामले से निकल गया। मेरे माँ बाप मुझे 2 सालों तक तलाश करते रहे और फिर वो दोनों मेरे गम में इस दुनिया से चले गए। अकलौती औलाद को खो देने के सदमे ने उनकी जान ले ली। फिर वो आदमी रोते हुए कहने लगा, अल्ताफ़ और उसकी बीवी तो दुनिया से गए ही थे, लेकिन साथ साथ मेरा सुकून भी ले गए। इस वाक़े के बाद मैं एक दिन भी चैन की सांस ना ले सका और फिर एक दिन मेरी बीवी और अकलौता बेटा कार के हादसे में इस दुनिया से चले गए। मैंने अल्ताफ़ का घर उजाड़ा था, कुदरत ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं हर वक्त पछतावे की आग में जलने लगा, नशा करने लगा, फहाशी के अड्डों पर घूमने लगा। मैं बस सुकून का मतलाशी था। मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता था। सुकून की तलाश में ही मैं आज यहाँ पर आया हूँ।
गुजरे 4-5 सालों ने मुझे सर से पाँव तक बदल दिया है। आज मैं खुद को कोसता हूँ, नदामत के आंसू बहाता हूँ, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं नहीं जानता था कि यहाँ आकर तुम मुझे वापस मिल जाओगी। तुम्हारे कपड़े बदलवाते हुए मैंने सुर्ख निशान तुम्हारे जिस्म पर देखा था, और ये कोई ग्रहण का निशान था, इसलिए ये मेरे जहन में रह गया और उसे देखते ही मैं तुम्हें पहचान गया। 5 सालों में तुम काफ़ी बदल गई हो, जवान हो गई हो, लेकिन ये निशान वैसा का वैसा ही है। वो मेरे कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने लगा और मुझे समझ ना आया कि मैं क्या करूं, उसे माफ़ कर दूं या सज़ा दूं, या फिर उसकी जान ले लूं कि जिसकी वजह से मैं एक इज़्ज़तदार और शरीफ घराने की लड़की से एक तवाइफ बन चुकी थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन फिर मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो वो मुझे काबिल रहम लगा। उसकी अपनी बीवी और बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहे थे। पछतावे की आग उसे जला रही थी। फिर भला मैं उसे और क्या सज़ा देती? वो तो खुद अपनी ही लगाई हुई आग में जल रहा था। मैंने उससे कहा कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और दोबारा मेरे सामने ना आना। वो कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, तुम्हें इज़्ज़त की ज़िंदगी देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूँगा, मैं अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करूँगा। मैंने एक नज़र उस पर डाली और कुछ ना कहा। वो खुद ही कमरे से निकल गया और न जाने नीली बेगम के साथ उसने क्या बातचीत की कि कुछ देर बाद नीली बेगम मेरे पास आईं और मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगी कि अब तुम इस हवेली की 4 दीवारी से आज़ाद हो। और फिर वो आदमी मुझे अपने घर ले गया। उसने मुझे इज्जत की ज़िंदगी दी और बेटी बनाकर रखा। मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दी। अब मैं 22 साल की हो चुकी हूँ और मैं उसी आदमी के घर में ही रहती हूँ। वो मेरी शादी करवाना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझ जैसी लड़की को शादी करनी चाहिए। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं किस जगह से निकलकर यहाँ आई हूँ। क्या मुझे शादी करनी चाहिए? क्या मेरा दर्दनाक और गलीस माजी मेरा पीछा छोड़ेगा? क्या वो मर्द एक तवाइफ को माफ़ कर सकेगा? जब मेरे शोहर को मेरी सच्चाई पता चलेगी तो वो मुझे कबूल करेगा? क्या हमारे इस माशरे में किसी मर्द में इतना ज़र्फ नहीं है कि वो तवाइफ को माफ़ कर सके? यही सब सोचकर मेरा शादी करने को जी नहीं चाहता। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि ज़िंदगी भर शादी ना करूँगी।